Hello friends, my name is Nitesh and I welcome you all at Peppy Personality. Friends, after dedicating 2 decades of my life to the nation while serving the mighty and esteemed Indian Air Force, I retired gracefully and thereafter I embarked upon a new mission of youth empowerment. Presently, apart from being an air veteran, I am an author, a counselor, a life coach and a public speaker. दोस्तों, हमारे पहले इंट्रो वीडियो में हमने बातें की थी यूथ के स्ट्रेंथ्स एंड पोटेंशियल्स के बारे में। उसके बाद हमने देखा था यूथ के ट्रबल्स एंड कंफ्यूजन्स को, वो ट्रबल्स एंड कंफ्यूजन्स जिससे हमारी युवा जूझ रही है। इन ट्रबल्स एंड कंफ्यूजन्स के बाद हमने बातें की थी इनके सॉल्यूशन की और हमने जाना था कि इनका सॉल्यूशन है यूथ एम्पावरमेंट। दोस्तों, क्या होता है यूथ एम्पावरमेंट, इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, यूथ एम्पावरमेंट का मेजर प्रोस्पेक्ट्स है सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, बिकमिंग बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड बिल्डिंग यूथ फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, यूथ के ट्रबल्स एंड कंफ्यूजन्स को दूर करने के क्रम में आज हम समझेंगे एक ऐसी उलझन, एक ऐसी कंफ्यूजन जिसको लेकर के हमारे यूथ के साथ साथ हम सब भी एक मत नहीं है। आज हम देखेंगे व्हाट इज सक्सेस। हम सक्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है सक्सेस? किसी के लिए सक्सेस का मतलब पैसा ही पैसा, तो किसी के लिए सक्सेस का मतलब नेम एंड फेम, किसी के लिए पावरफुल होना, सक्सेसफुल होना होता है, इतना पावरफुल कि लोगों को चींटियों की तरफ कुचल दो। तो किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वे जो भी चाहे वे बन पाना। किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है नए कीर्तिमान स्थापित करना, तो किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ना। कोई फिट रहने, हेल्दी रहने को सक्सेसफुल होना मानता है, तो कोई अपने बच्चों के सक्सेस में अपनी सक्सेस को तलाशता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के सक्सेस को अपनी सक्सेस मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल सर्विसेज को सक्सेस मानते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए पार्टी एंड सेलिब्रेशन इज द सिनोनिम ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आपने देखा कि सक्सेस का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है और ये ठीक भी है। लोग अलग, विचार अलग, तो नजरिया भी अलग। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम सक्सेस के मायने को समझेंगे एक स्टोरी से। बात 1949 की है। पंजाब के अमृतसर में एक लड़की का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया किरण। किरण के पिता अपने ज्वाइंट फैमिली बिजनेस को संभालते थे और यहीं से उनके मंथली इनकम का भी इंतजाम होता था। जब किरण थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसे स्कूल भेजने का निर्णय लिया। लेकिन तब 1949 में जबकि लड़के भी पढ़ लिख नहीं पाते थे, ऐसे में अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? ऐसे सोच वाले समाज के साथ साथ किरण के दादा ने भी उसे पढ़ाने के बजाय घर के काम सिखाने का सुझाव दिया। लेकिन किरण के पिता नहीं माने और इस पर उन्हें प्रॉपर्टी और बिजनेस दोनों से बेदखल कर देने की बात कही गई। किरण के पिता काफी प्रेशर में थे, फिर भी उन्होंने किरण को पढ़ाने का निर्णय नहीं बदला। किरण अब स्कूल जाने लगी। एक बार किरण ने रिपब्लिक डे परेड की फोटो अखबार में देखी और उसे देखकर वो इतना रोमांचित हो गई कि अगले ही दिन उसने अपने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन कर ली। किरण के पिता टेनिस खेलते थे और किरण ने भी उनसे टेनिस खेलना सीखा। किरण पढ़ाई में तो तेज थी ही, अब वो एक अच्छी टेनिस प्लेयर भी बन गई। लेकिन पढ़ाई और खेल के बीच बाधा बनते उसके लंबे बाल। लड़कियों को अपने लंबे बालों से बहुत प्यार होता है, लेकिन जरा सी परवाह किए बगैर किरण ने अपने लंबे बाल कटवा दिए। किरण का स्कूल लड़कियों को 10th में साइंस ऑफर नहीं करता था। स्कूल ऑफर करता था हाउस होल्ड, जहाँ घर के काम सिखाए जाते थे। लेकिन किरण को तो साइंस से ही पढ़ाई करनी थी, इसलिए उसने अपना स्कूल छोड़ दिया और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जहां से उसे साइंस ऑफर हो रहा था। आगे चलकर किरण ने टेनिस में ढेर सारे अवार्ड्स एंड चैंपियनशिप जीते, जिसमें लॉन टेनिस एशियन चैंपियनशिप भी शामिल है। दोस्तों, किरण अब एक एस्टेब्लिश टेनिस प्लेयर बन गई थी, लेकिन ये उनके जर्नी का अंत नहीं था। तो देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। किरण अपनी पढ़ाई जारी रखती है और 1970 में वो एमए पास करती है। एमए पास करने के बाद वो अमृतसर के खालसा कॉलेज में लेक्चरर के पद पर ज्वाइन करती है। तो किरण पहले एक एस्टेब्लिश टेनिस प्लेयर और फिर एक लेक्चरर के पद पर नियुक्त हो जाती है। लेकिन ये जर्नी यही नहीं रुकती। किरण अमृतसर के सर्विस क्लब में जाया करती थी और वहां आईएएस और आईपीएस अफसर भी आया करते थे। उन प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर किरण ने भी यूपीएससी क्लियर करने की ठानी और उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशंस की और एग्जाम दिया और उन्होंने यूपीएससी क्लियर भी कर लिया। लेकिन किरण को आईएएस नहीं मिला, उसे मिला आईपीएस। कुछ दिनों बाद किसी अधिकारी का किरण को कॉल आया और उन्होंने किरण से कहा कि वे आईपीएस के बजाय आईआरएस या आईएफएस जैसे
सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लेकिन किरण ने आईपीएस के सिवाय कुछ और चूज करने से मना कर दिया और इस प्रकार किरण बनी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा था भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी की। लेकिन किरण बेदी की यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस ट्रेनिंग के बाद किरण बेदी की पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई और उन्हें मौका मिला 26 जनवरी के परेड में पार्टिसिपेट करने का। अखबार में जिस रिपब्लिक डे परेड की फोटो देखकर किरण ने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन कर लिया था, आज उसे उसी परेड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। यह उनका ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। इस परेड में उन्होंने ऑल मैन मार्चिंग कंटिजेंट को लीड किया। 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन दिल्ली में था और दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किरण बेदी को डीसीपी ट्रैफिक बनाया गया। दिल्ली के अव्यवस्थित ट्रैफिक को सुधारना कोई आसान बात नहीं था। किरण बेदी ने रोजाना 17 से 18 घंटे, जी हाँ, रोजाना 17 से 18 घंटे दिल्ली के रोड्स पर गुजारना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया। उन्होंने क्रेन मंगवाए और रॉन्गली पार्क व्हीकल को उठवाना शुरू किया। एक बार तो गलत पार्किंग की वजह से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की ऑफिस की गाड़ी को भी उठवा लिया गया और इस प्रकार किरण बेदी को एक नया नाम मिला। लोग अब उन्हें क्रेन बेदी के नाम से जानने लगे। आगे चलकर उन्हें तिहाड़ जेल का आईजी बना दिया गया। कोई भी आईपीएस पुलिसिंग छोड़कर जेल में ड्यूटी नहीं करना चाहता, और वो भी तिहाड़ जेल, जहां देश भर के छठे बदमाश और क्रिमिनल्स मौजूद हों। लेकिन किरण बेदी ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया। जब वह पहली बार जेल निरीक्षण के लिए पहुंची तो चारों तरफ गंदगी, गुटबाजी और नशाखोरी के साक्ष्य देखकर उनका दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने इसे ठीक करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने जेल में सफाई और गार्डनिंग करवाया ताकि वहां का माहौल सुधर सके। उन्होंने जेल में योगा और मेडिटेशन शुरू करवाया। उन्होंने मेडिकल चेकअप कैंप्स लगवाए और नशा मुक्ति अभियान चलाया। यहाँ तक कि कैदियों को पढ़ने के लिए उन्होंने जेल में बुक्स मुहैया करवाए और इग्नो का स्टडी सेंटर भी तिहाड़ परिसर में खुलवाया। देखते ही देखते लोगों ने तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम बुलाना शुरू कर दिया। जेल में उनके रिवोल्यूशनरी काम को दुनिया भर में सराहा गया और यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ काम करने का प्रस्ताव भेजा। भारत सरकार की अनुमति से उन्होंने इसे स्वीकारा और यूएन में पुलिस एडवाइजर एंड डायरेक्टर ऑफ यूएन पुलिस के तौर पर काम किया। 2007 में वे यूएन डेपुटेशन से वापस आई और वापस आने के बाद उन्होंने पुलिस सर्विसेज से रिजाइन कर दिया। इसके बाद वे सोशल सर्विसेज के काम में जुट गईं, जिसके लिए उन्होंने इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन नाम से एनजीओज भी बनाए। 2015 में वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी, लेकिन वह इस चुनाव में हार गई थी। आगे बढ़ते हुए 2016 में वह पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी और 2021 तक इस पद पर रही। वर्तमान में वह 75 वर्ष की उम्र में भी सोशल जस्टिस और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। दोस्तों, किरण बेदी ने अपने जीवन में कई चुनौतीपूर्ण कार्य किए। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले और उनका नाम कई कंट्रोवर्सी से भी जोड़ा गया। उनकी बड़ी जीवनी इस छोटी सी कहानी में नहीं समा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी के माध्यम से आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि कुछ पा लेना, कुछ बन जाना सक्सेस नहीं होता। सक्सेस इज ए जर्नी। सक्सेस एक सफर है। किरण बेदी का ड्रीम कभी भी आईपीएस या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने का नहीं था। उनका ड्रीम था सेल्फ डिपेंडेंट होने का, हर तरह से सेल्फ डिपेंडेंट, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से। और उनका ड्रीम सोसाइटी के कमजोर और वंचित लोगों को सपोर्ट करने का था। उनका ड्रीम इतना रियलिस्टिक और इतना पावरफुल था कि वह हमेशा आगे बढ़ती रही। इवन आज 75 वर्ष की उम्र में, जबकि उनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, फिर भी वह समाज सेवा में जुटी हुई है। इस जर्नी में किरण बेदी का रोल बदलता रहा, लेकिन रोल चाहे जो भी हो, किरण बेदी ने हर काम को पूरी मेहनत, जोश, निष्ठा और ईमानदारी से किया। वह अपने आप को हर रोल में ढालती रही। हमारे जीवन में भी हमारा रोल बदलता रहेगा और अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो इस जीवन में हमें चाहे जो भी रोल मिले, हमें खुद को उस रोल के अनुरूप ढालना होगा और उस रोल को पूरे मेहनत, जोश, निष्ठा और ईमानदारी से निभाना होगा। हमें डिसीजंस लेने होंगे, फिर चाहे वो डिसीजंस छोटा हो या बड़ा। और याद रखिए, आपका डिसीजन ही आपको आपके सक्सेस जर्नी की तरफ या फिर उससे दूर लेकर जाएगा। यह किरण बेदी का डिसीजन था कि अगर उनके लंबे बाल अड़चन पैदा कर रहे हैं तो उसे बेहिचक कटवा देने में कोई दिक्कत नहीं।
यह किरण बेदी का डिसीजन था कि अपने पसंद का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए चाहे स्कूल चेंज करना पड़े या स्कूल के अच्छे दोस्तों को छोड़ना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं। किरण बेदी के पास IRS या IFS जैसे सर्विसेज में कंफर्टेबल लाइफ का ऑप्शन था, लेकिन फिर भी उन्होंने IPS जैसे चुनौतीपूर्ण सर्विस को चूज करने का डिसीजन लिया। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा, डिसीजंस मे गो रॉन्ग। हमारे हर डिसीजन सही ही हो यह जरूरी नहीं। किरण बेदी IAS नहीं बन पाई, लेकिन यहीं से उनके फर्स्ट लेडी IPS बनने का रास्ता निकला। वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार गई, लेकिन यहीं से उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने का रास्ता निकला। याद रखिए, हमारे गलत डिसीजंस, हमारे फेल्योर्स हमारे सक्सेस जर्नी के इंटीग्रल पार्ट हैं। लोग गलत फैसला हो जाने या फेल हो जाने के डर से बहुत डरते हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या होता अगर किरण बेदी के पिता समाज के दबाव में आकर किरण को पढ़ाते ही नहीं। फिर क्या आज हम किसी किरण बेदी की कहानी डिस्कस कर रहे होते। अर्थात आपके सक्सेसफुल होने में आपके साथ साथ आपके माता पिता, गार्डियन, एनवायरमेंट, सोसाइटी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं हर माता पिता से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के पोटेंशियल को पहचाने और उन्हें उनका खुद का ड्रीम देखने दें, उन्हें खुद से डिसीजन लेने दें, उन पर अपने ड्रीम और डिसीजंस ना थोपें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। तो क्या आप इस जर्नी पर चलने के लिए तैयार हैं? किसी भी जर्नी पर चलने के लिए कुछ टूल्स, गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सक्सेस की इस जर्नी पर चलने के लिए भी आपको ऐसे ही कुछ टूल्स, गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है वे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, क्या है वे एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस, यह हम समझेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुद के लिए खुद के सक्सेस को डिफाइन कीजिए। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई उलझन हो या फिर किसी और प्रकार की उलझन हो तो आप कमेंट करें। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए या हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.peppypersonality.com पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।